हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हम रियल नंबर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका बेसिक हमने कर लिया था। उसके आगे हमें कंटिन्यू करना था। हम 3-4 दिन तक वीडियो लेट हो गया है, सॉरी। ठीक है, बट अब ये रेगुलर चलने वाला है। ठीक है, तो आज हम वही उसके आगे की जो 1.1 एक्सरसाइज है, जो हमने बेसिक किया था उसके बेस्ड है सारी एक्सरसाइज। ठीक है, तो वो हम आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है कि इस तरह से सॉरी प्राइम नंबर्स को लेके हमें करना है। 7429 मैंने नंबर लिया है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो आपको इतनी बड़ी वैल्यू है तो हमें नहीं समझ में आता कि हम किस पे चलाएं। तो सबसे पहले आप लास्ट का डिजिट देखो, लास्ट में डिजिट आ रहा है 9। अब ये जो 9 नंबर है ये 3 के टेबल में आता है, लास्ट में 9। ठीक है, तो हम 3, 7, 9 इन तीन के नंबर में लास्ट में 9 आ सकता है, तो हम इनके हिसाब से इनको देखेंगे। पहले 3 के टेबल में ये नहीं जा रहा है, फिर हमने 7 के टेबल में जाके देखा तो भी नहीं जा रहा है। 9 के टेबल में 9 8 जा 72 22, फिर 9 2 18 49, नहीं जा रहा। 9 के टेबल में भी ये नहीं जा रहा। तो उसके आगे 13 की टेबल में भी इसे चेक कर लिए, नहीं जा रहा है। उसके बाद हम चेक करेंगे 17। मतलब आपको चेक करने के लिए ये है कि आप हर टेबल पे चेक करते जाओ, आपको लास्ट डिजिट देख के आपको चेक करना है। तो 17 के टेबल में ये जा रहा है, ये आ जाएगा 17 4 जा 68। ठीक है, 6 बच गया, यहाँ पे आपका 6 बच गया, आगे हमने 62 ले लिया। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होती है, नहीं तो उसको साइड में लिख लो। तो 17 3 जा 51, तो क्या बच जाएगा 1 1, आगे लग गया 9। अब 1 1 9 17 के टेबल में कहाँ आता है? अगर वैसे समझ में नहीं आता तो आप देखो 7 के टेबल में 9 कहाँ आता है? 7 जा पे, तो 7 जा पे इसे चेक कर लो। ठीक है, और ये 7 जा पे जा रहा है, ये आपके पास 1 3 4 3 7 आ गया है। ठीक है, अब ये जाएगा 11 के टेबल में, 19 के टेबल में, सॉरी 11 के टेबल में नहीं, 19 के टेबल में जा रहा है। 19 2 जा 38। ठीक है, जब हमने 38 सेपरेट किया बच गया 5 57, 19 3 जा 57। अब 23 जो हमारे पास आ गया है, 23 एक प्राइम नंबर है, तो इसको आगे हम नहीं चलाएंगे क्योंकि प्राइम नंबर आ गया वो किसी और के टेबल में जाएगा नहीं। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, डन हो गया। तो आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है? फाइंड एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी उसमें बेसिक में, बस यहाँ पे इसी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करके। तो आपके पास जो दो नंबर है वो है, एक तो है 510 और एक है 92। ठीक है, अब इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 5 5, क्या आ गया? ठीक है, 5 के टेबल में जा रहा है 5 1, 3 के टेबल में जा रहा है 17। ठीक है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब 92 का फाइंड करते हैं। 2 के टेबल में जाएगा 46, फिर 2 के टेबल में 23। 23 प्राइम नंबर है, जहाँ नीचे प्राइम नंबर आ जाए तो प्राइम नंबर वैसे ही किसी के टेबल में नहीं जाता है, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, उसी नंबर पे चलाएंगे। तो ये आपका आ गया। अब इसका अगर हम HCF लेते हैं तो वो क्या आएगा? एक तो 2 कॉमन आ रहा है एंड और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो दैट मीन इसका HCF है 2। अब एलसीएम हम ले लेते हैं। एलसीएम 2 आ गया, उसके आगे देख सकते हो आप 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। मतलब हमने कॉमन वैल्यूज लेके उसके बाद जो बचा बाकी सब कुछ लेना होता है, दैट इज द एलसीएम। HCF और एलसीएम आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब हमें वेरीफाई करना है शेषफल। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? एलसीएम इंटू HCF। तो ये आप देख सकते हो, हम इसको करें 2 इंटू एलसीएम, फिर HCF इंटू एलसीएम 2 5 3 17 2
23। अगर हम देखें तो 3 2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू 5 यानी कि 40, 43 आ जाएगा 120। अब आगे अगर आप इसे नहीं मल्टीप्लाई करना चाहो तब भी ये चल जाएगा, ठीक है ना, हो गया। अब हम दूसरी तरफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि आपकी जो राइट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि ये आ जाएगा 510 इंटू 92। अब इसको इससे सारी प्रोडक्ट कर लो या इसको प्रोडक्ट कर लो, वो सेम आएगा, लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। 510 जो है वो इसके इक्वल है, यानी कि यह 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। और 92 जो है वो इक्वल है इसके, यानी कि 2 इंटू 23। अब इसमें हम देख लेते हैं, 2 5 10, 10 3 30, 32 आ जाएगा 60, 62 आ जाएगा 120। तो 120 इंटू 17 इंटू 23, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा वेरीफाई हो गया। सिंपली वेरीफाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ फाइंड करना है, या फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं और आपको एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो उस केस में मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था, तो यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए इंटू बी ले लिया, ठीक है। तो अब आपको ये दोनों और ये ए, ये आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है ये बी, तो हम क्या करते हैं, ए को इधर ले जाए, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए, तो ये ऊपर किसी ने ऊपर काट के जो बाकी जो बचेगा दैट इज योर बी, अनदर नंबर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आ जाता है 1 मार्क में, तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। चले नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट सम जो हमें बता रहा है, चेक व्हेन 6 की पावर n इज एड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि आपको चेक करना है कि n एक नेचुरल नंबर है, मतलब कोई नेचुरल नंबर लेना है, तो 6 की ऐसी कौन सी पावर आएगी n की जगह पे कि इसका जो आंसर आएगा उसके लास्ट डिजिट जो है वो 0 होगा, एंड विद 0 यानी लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये सोचो कि लास्ट डिजिट 0 बनता कब है। जैसे अब मान लो आप 2 की पावर्स लेते जाओ, 2 की 1 2 है, 2 की 2 4 है, 2 की 3 8 है, 2 की 4 16, 2 की 5 32, 2 की 6 64। आप देख रहे हो लास्ट डिजिट 2 4 8 6 2 4, आगे ऐसे ही आता चला जाएगा, यानी कि लास्ट में 0 तो आएगा ही नहीं। तो इसी तरह हमें क्या पता चलता है कि हमने 2 की पावर्स जैसे लेके देख ली, इसी तरह हम 3 की पावर्स लेके देख सकते हैं, 4 की पावर लेकर देख सकते हैं, 4 की पावर तो वही 2 की पावर्स बन जाएंगे, ठीक है, आप जानते हो। तो इस तरह से लास्ट में 0 आने के लिए आपको पता है 5 के टेबल को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 5 ही आएगा, 6 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे 6 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे हर एक में कुछ ना कुछ इस तरह से होता है, लेकिन लास्ट में 0 कब आ सकता है, अगर आप 10 की पावर्स लो तभी लास्ट में 0 आएगा। अब 10 की पावर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर्स, यानी कि आपका लास्ट में 0 आने के लिए जो भी डिजिट आपके पास है, जो भी आपके पास वैल्यू है, वो 2 इंटू 5 की मल्टीपल्स होना चाहिए, या उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए, तभी लास्ट में 0 आएगा। ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज हम बताएंगे कि जब किसी का हमें लास्ट डिजिट 0 चाहिए तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो 6 की n है, इसका प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3, यानी कि ये इसमें 5 नहीं है, ये 2 इंटू 3 आ गया है, तो ये 0 नहीं बनेगा। इसका कभी भी आप जितने भी पावर लेते जाओ वो 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं यही लिखना है कि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 है और 2 इंटू 5 नहीं है, तो इसलिए क्या है कि इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं बन सकता, ठीक है। अब पॉइंट आता है, ऐसा ही क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, छोटा सा आ जाता है, ऐसी एक एग्जांपल भी जिसमें आपको 4 की n बताया है, ठीक है।
और 4 की n भी हमें पता है, ये बन जाता है 2 की n, यानी कि 2 की 2 है, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर ओनली 2 है, ठीक है, इंटू 5 नहीं है, तो हम उसे भी 0 नहीं बना सकते लास्ट डिजिट। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात यही है। अब इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको, एक मेरा जो कंपोस्ट आता है उसमें मैं आपको कंपोस्ट करने वाली हूँ, पोस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो वहां पे आप इसे देखना, वहां पे इस क्वेश्चन को किया हुआ पूरा एग्जैक्ट लिखा हुआ मैं उसे पोस्ट करूंगी, तो वहां से आपको मिल जाएगा। वो मैं आज ही आपको हो जाएगा, आज शाम तक आपका मेरा पोस्ट आ जाएगा, शाम को 5 बजे, तब आप उसे चेक कर लेना, ठीक है। बाकी इसका मीनिंग यही है, उसको लिख लेना बस, ये यही जो मैंने बोला है उसको मैं लाइनिंग में लिख के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन दीज आर द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? मैंने अभी बताया था बेसिक में कि प्राइम नंबर जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड 1। कंपोजिट नंबर यानी मोर देन 2 फैक्टर, यानी एटलीस्ट 3 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, वो होगा। अब 3 फैक्टर कैसे होंगे? देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम 9 की बात करें तो 9 एक तो 1 पे जाता है, एक 9 पे जाता है और एक 3 पे जाता है। 3 फैक्टर हो गए कि मतलब इटसेल्फ और 1 के एक्सेप्ट एटलीस्ट एक टेबल पे जाना चाहिए, तब हम उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो अब देखो, अगर आपके पास ये जो नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज प्लस 5। अब आप देख सकते हो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इन दोनों में से हम 5 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम इसमें से कॉमन 5 फाइंड कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 6, क्योंकि 5 हम बाहर ले लिया तो अंदर नहीं आएगा। 4 इंटू 3 इंटू 2, पता है ना कॉमन कैसे निकालते हैं? जो दोनों में हो या जिसके टेबल में दोनों वैल्यूज चाहती हो, ठीक है। अब हमने इसी नंबर को 5 इंटू समथिंग लिख दिया। अब हम किसी नंबर को किसी के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि मैं आपको बोलूँ, मान लो 30 है, इसे 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं कि 5 इंटू 6, 5 इंटू समथिंग नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 5 के टेबल में नहीं आता, 35 के टेबल में आता है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं। कोई और ले लो, मान लो हमने ले ली 115, इसे भी हम 5 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, 23, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 5 के टेबल में जा रहा है। कोई और डिजिट ले लो, जैसे मान लो 118, इसे हम 5 इंटू समथिंग नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 5 के टेबल में नहीं जा रहा। तो यानी कि अगर हम इसे 5 से मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो दैट मीन डेफिनेटली ये जो नंबर है 5 के टेबल में जा रहा है। 5 के टेबल में जा रहा है यानी अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, इन दो के अलावा किसी और टेबल में जा रहा है। जब ये 5 से विजिबल है तो हम यही कहेंगे दैट मीन दिस नंबर is definitely divisible by 5, ठीक है। 5 से डिविजिबल है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? इट हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर तो है ही, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। हो गया क्लियर? मतलब प्राइम और कंपोजिट का ये है कि हर नंबर या हर एक नंबर या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा, अदर देन 1 के अलावा। सॉरी, 1 ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, लेकिन बाकी और 2 से लेकर कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो प्राइम या कंपोजिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स पे समटाइम्स आ जाता है इस टाइप का, ठीक है। तो हो जाएगा। आगे आ गया 7th क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ। देखो, इसे मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सर्कुलर पाथ एंड स्पोर्ट्स फील्ड। सानिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सानिया ने, ये मान लो यहाँ पे मैंने पी पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक पी पॉइंट ले लिया, यहाँ से स्टार्ट करती है तो एक पूरा राउंड लेने में वो 18 मिनट्स लगाती है, ठीक है। 18 मिनट्स लगाती है। दूसरी तरफ है रवि, जो है रवि टेक 12 मिनट्स। यहीं से रवि अगर स्टार्ट करता है तो पूरा राउंड लगाने में वो 12 मिनट लगाता है। बच्चे अब पता क्या बोल रहे होंगे, अरे मैम रवि ज़्यादा तेज है, उसकी स्पीड तेज है, सानिया की स्पीड तेज है। बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि स्पीड नहीं बता रही किसकी तेज है। यहाँ पे हम आगे देख रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं वो।
फॉर द सेम टाइम, मतलब वो दोनों ने सेम टाइम पे सेम सर्कुलर फील्ड है और सेम टाइम पे यहाँ पे उन्होंने भागना स्टार्ट किया, रनिंग स्टार्ट की। सपोज बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। उन्होंने यहाँ से भागना दोनों ने स्टार्ट कर दिया, निकल गए यहाँ पे। अब ये दोबारा कितने टाइम बाद यहीं पे हमें मिलेंगे, तो हम इसे थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर सानिया एक राउंड 18 मिनट में लेती है, तो वो जब पहली बार रन किया तो वो 18 मिनट पे यहाँ पे आई, दोबारा रन किया तो वो 36 मिनट पे आएगी, एक और राउंड लेने में 18 मिनट और लग जाएंगे, 36 मिनट पे आएगी। ठीक है, अब रवि देखें तो पहला राउंड लेने में वो 12 मिनट के बाद यहाँ पहुंचेगा, दूसरे राउंड में वो 24 मिनट के बाद यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। फिर उसमें जब तीसरा राउंड लेने गया तो वो 36 मिनट में यहाँ पहुंचा। अब 36 मिनट बाद सानिया यहाँ होगी क्योंकि वो 2 राउंड कवर करके होगी, 36 मिनट बाद रवि भी यहाँ होगा क्योंकि उसने 3 राउंड कवर कर लिए, लेकिन दोनों यहाँ पे होंगे, चाहे राउंड किसी ने ज्यादा किया कम किया, लेकिन दोनों सेम पॉइंट पे होंगे, दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। यही हमें बताना है कितने मिनट बाद, तो आफ्टर 36 मिनट। अब मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे मैम वहां पे हम ये करने बैठेंगे क्या? नहीं, ये नहीं करना है आपको। ये मैंने आपको इसलिए समझाया, कॉमन सेंस से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, लेकिन हमें करना कैसे है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था बेसिक में कि जब हमें कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है जो इन दोनों के टेबल में जाती हो, तो डेफिनेटली हम एलसीएम फाइंड करेंगे। और हमें कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके टेबल में ये जा रहे हैं, तो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, अब डेफिनेटली वो राउंड काट रहे हैं, वैल्यू इससे ज्यादा बड़ी आएगी, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, ये दोनों के टेबल में कौन से जा रहे हैं, क्योंकि तभी वो कंप्लीट करके वहां पहुंचेंगे, तो हमें फाइंड करना है। तो हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम का लॉन्ग डिवीजन मेथड यही होता है एक साथ, तो हम इसे कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6 9, फिर 2 की टेबल में गया 3 9, 3 की टेबल में 2 2 दा 4 4 3 दा 12 12 3 दा 36, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36 आफ्टर 36। सॉल्व हमें इस तरह से करें, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था कि राउंड में जब आपको समझ आया हम क्यों एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपकी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, और आज इस एक्सरसाइज के साथ हमारा रेगुलर सिलेबस स्टार्ट हो गया, जो कि हम बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं 14 चैप्टर्स एनसीईआरटी में। मैं हमेशा हर बच्चे को यही कहती हूँ कि पहले एनसीईआरटी करो, फिर कोई और बुक उठाओ, और एनसीईआरटी को कोशिश करो जुलाई अगस्त तक खत्म करके साइड में कर दो, जुलाई में ही कर दो, अगस्त नहीं आना चाहिए। तब तक आपकी पूरी एनसीईआरटी के 14 चैप्टर आपको ऐसे हो जाने चाहिए, कहीं से कोई सम दे दो मैं कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार एनसीईआरटी होगी तो फिर आप कोई भी बुक उठाओगे, आपको 80% उस बुक के क्वेश्चंस में 80% क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। 20% जो आएगी, डाउट्स आएंगे, उसी के लिए तो इतना लंबा साल पड़ा। आप अपने टीचर से पूछो, आप मुझसे पूछो, डेफिनेटली मुझे कमेंट करोगे, मैं भी उसको सॉल्व करके समझा दूंगी। तो आपको वो मैं और एक्स्ट्रा करवाने भी वाली हूँ, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम पूछोगे तो वो और भी बेटर है। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं उसका डेफिनेटली वीडियो बना के आपको पोस्ट करूंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके।